तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग छोटे लोग हैं। The expectation from a girl is to behave like a wife on the sets. I'm done with Kangana playing the woman card. I am at the age of 31. I am a filmmaker. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है, लेकिन दोस्तों कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस भी बहुत पसंद आएगी। बॉलीवुड की एक टाइम की क्वीन जिनकी फिल्म्स जैसे कि तनु वेड्स मन्नू रिटर्न्स, फैशन और क्वीन एक मैसिव हिट थी, उनकी लाइन से ऑलमोस्ट 11 मूवीज फ्लॉप हो गई और कंगना न्यूज में अपनी एक्टिंग लेनी कंट्रोवर्सीज के लिए ज्यादा रहने लगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे अबाउट द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ कंगना रनौत। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 में हुआ था। उनके फादर एक बिजनेसमैन है और उनकी मदर एक स्कूल टीचर। वहीं पे उनकी बहन रंगोली चंडेल 2014 तक उनकी मैनेजर रह चुकी है। उनके ग्रैंडफादर एक एमएलए थे और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर एक फ्रीडम फाइटर थे। ये पॉइंट तुम याद रखना। कंगना बचपन से ही रेबेलियस थी और उनके फादर चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, पर 15 साल की उम्र में कंगना ने मेडिकल एग्जाम देने की जगह अपना घर छोड़ने का डिसीजन लिया। वो दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहाँ पे उन्होंने मॉडलिंग को अपना करियर चूज किया। उनके फादर के साथ उनके रिलेशन पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। इनफैक्ट अपने 2021 के एक ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि उनके फादर कॉलेज में एक टाइम पे गुंडे हुआ करते थे और वो पहली बागी राजपूत औरत बनी जिन्होंने 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने आगे ये कहा, He wanted me to be the best doctor in the world. He thought he was being a revolutionary papa by giving me education in best institutions. When I refused to go to school, he tried to slap me. I held his hand and famously told him, slap me, I'll slap you back. कंगना दिल्ली तो आ गई और उन्होंने कई मॉडलिंग एजेंसीज में काम भी किया, बट उसी के साथ साथ उन्होंने थिएटर भी किया, जहाँ पे वो अश्मी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर ली और वो अरविंद गौर के अंडर ट्रेन हुई। पर दिल्ली में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और कंगना फाइनेंशियली बहुत ही सफर कर रही थी। पर घर वालों से उनके रिश्ते ऑलरेडी खराब चल रहे थे, तो उन्होंने अपने फादर से पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान उन्हें बोला गया कि थिएटर में इतने पैसे नहीं है और वो मूवीज में जाके ट्राई करे, जिसके लिए वो मुंबई आ गई और वो महेश भट्ट और अनुराग बासु से मिली, जिन्होंने उन्हें गैंगस्टर में रोल ऑफर किया। और 16 साल की उम्र में कंगना ने अपना बॉलीवुड का डेब्यू किया और गैंगस्टर फिल्म एक मैसिव हिट थी और उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड तक मिला। पर इसी दौरान कंगना के लाइफ में एक अलग ही कंट्रोवर्शियल चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर का नाम था कंगना और आदित्य पंचोली का अब्यूजिव रिलेशनशिप। कंगना ने बहुत पहले बिना आदित्य पंचोली का नाम लिए क्लेम किया कि उनके एक एक्स ने उन्हें बहुत ज्यादा ही फिजिकली अब्यूज किया था और वो इंसान उनके फादर के एज के थे और हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनको एफआईआर लिखवाना पड़ा सिर्फ उस इंसान से बचने के लिए। काफी लोगों का ये शक था कि क्या ये इंसान आदित्य पंचोली है और कंगना ने आगे जाके इस बात को कंफर्म किया। कंगना ने क्लेम किया कि आदित्य पंचोली उन पे कॉन्स्टेंटली नजर रखते थे। इनफैक्ट वो काफी उनके साथ गाली गलौज और उनके साथ मारपीट भी करते थे। कंगना ने क्लेम किया कि वो आदित्य पंचोली से बचने के लिए उनकी वाइफ जरीना वहाब के पास भी गई और जरीना वहाब को ऑलरेडी इस अफेयर के बारे में पता था, पर जरीना ने उन्हें हेल्प करने की जगह ये कहा कि जब वो घर पे नहीं रहते तो घर का माहौल शांत रहता है और इसलिए वो कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती। वो मेरी एक फ्रेंड थी कमलेश जी, हमने कहा हम दोनों के लिए कोई रेंटेड अपार्टमेंट देख लो, तो एक अपार्टमेंट दिलवाया। वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई उनके घर पे, मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं। तो वाइफ ने मुझे कहा कि देखो हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं, जो यहाँ पे जो भी आता है उन पे हाथ उठाता है और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। कंगना ने आगे जाके ये क्लेम किया कि आदित्य ने उन्हें हाउस अरेस्ट पर रखना शुरू कर दिया था और कंगना को उनसे बचने के लिए अपने फर्स्ट फ्लोर के घर से कूद के भागना पड़ा, लेकिन फिर भी आदित्य पंचोली ने उनका पीछा किया उनके होटल तक, जिसके बाद अनुराग बासु और उनकी वाइफ ने कंगना की मदद करते हुए उन्हें अपने ऑफिस में छुपा के रखा। और इन सब से परेशान होने के बाद कंगना ने आदित्य पंचोली के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद आदित्य पंचोली ने कंगना को परेशान करना बंद कर दिया। और इन सारी बातों का खुलासा कंगना ने आपकी अदालत में आके किया। कंगना ने ये क्लेम किया कि आदित्य पंचोली ने उनके साथ फोर्स रिलेशनशिप रखा था और उनके साथ जबरदस्ती भी की। लेकिन इस एपिसोड के एयर होने के बाद आदित्य पंचोली ने कंगना के अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस फाइल किया।
आदित्य पंचोली ने रिवील किया कि 2004 पहली बार कंगना से मिले, फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के कहने पे उन्होंने कंगना की मुंबई आते ही हेल्प की और ऑडिशंस पे वही उन्हें लेके गए और कंगना उन्हें कॉन्स्टेंटली कॉल्स करती थी और आदित्य को उनसे प्यार हो गया। आदित्य पंचोली ने ये कहा कि इस रिलेशनशिप के दौरान उन्होंने कंगना की बहुत हेल्प की, जैसे कि उन्हें फिल्म्स दिलवाना, और उन दोनों का रिश्ता हस्बैंड और वाइफ जैसा था। और आदित्य पंचोली लिटरली एक नया घर बनवा रहे थे कंगना के साथ रहने के लिए और 3 साल तक वो दोनों उनके दोस्त के घर पे रहते रहे अंटिल शाका लाका बूम बूम के शूट के दौरान आदित्य पंचोली ने कंगना पे हाथ उठाया। आदित्य पंचोली ने ये कहा कि उन्होंने एक रात को कंगना के फोन में कुछ नॉट सो इनोसेंट मैसेज देखे जो वो अपने को स्टार को भेज रही थी। इवन आदित्य पंचोली ने ये तक कहा कि जब रंगोली चंडेल पे एसिड अटैक हुआ था तो आदित्य पंचोली ने ही उनकी पूरी की पूरी मदद की थी। और कंगना और आदित्य पंचोली के ब्रेकअप के बाद भी कंगना ने आदित्य पंचोली से हेल्प मांगी घर खरीदने के लिए, जिसमें आदित्य ने उनकी हेल्प की। ये सारी कंट्रोवर्सी और लीगल केसेस होने के बाद आदित्य पंचोली ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें कंगना के लॉयर उन्हें धमका रहे थे कि वो उन पे फेक केस का चार्ज लगाएंगे अगर वो कानून करते रहेंगे। अच्छा, अगर कानूनी लॉ पेज करना है, अगर इतना ही लॉ करना है तो मैं भी लॉ यूज करूँ। मीटू का किसने बोला, कंगना ने बोला कि रंगोली ने बोला? मीटू नहीं, एक्चुअली मीटू तो मीटू इज मोर लाइक कास्टिंग काउच। अच्छा, दिस इज नॉट मीटू। हां, सो दिस इज व्हाट? दिस इज अच्छा, दिस इज नॉट मीटू। तो ये कौन फाइल करेगा? कंगना करेगी, रंगोली करेगी। वहीं पे साथ में जरीना वहाब अपने पति आदित्य पंचोली को डिफेंड करते हुए ये कही कि कंगना कभी उनके पास आई नहीं थी हेल्प के लिए। 2009 में रिलीज हुई राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज। इस फिल्म की कास्ट थी कंगना रनौत, इमरान हाशमी और अध्यान सुमन, और दोनों ने इस फिल्म के शूट के दौरान ही डेट करना शुरू कर दिया था। पर ये रिलेशनशिप बहुत ही रफ वे में खत्म हुआ और आज भी ये कंट्रोवर्शियल है और कई सालों तक इसके बारे में कोई बातें नहीं हुई अंटिल 2016 में हुई कंगना और ऋतिक की कंट्रोवर्सी, जहां पे कंगना ने एक इंटरव्यू में मेंशन कर दिया सिली एक्स, जिसके बाद लोगों को यही लगने लगा कि ये सिली एक्स ऋतिक रोशन तो नहीं। इस इंटरव्यू के बाद कंगना और ऋतिक के बीच बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जहां पे ऋतिक के लॉयर्स ने कंगना पे डिफेमेशन का केस फाइल किया, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इसी बीच अध्यान सुमन को एक जर्नलिस्ट ने काफी इंसिस्ट किया कि वो अपनी स्टोरी भी आके रखे और काफी बार मनाने के बाद अध्यान सुमन अपनी स्टोरी के साथ आगे आए। Her wanting to be with Hrithik or any of those things began when I was with her. So I was also a part of it. The truth will always remain the truth no matter what. If you're a man or a woman, it doesn't matter. उन्होंने ये क्लेम किया कि कंगना और उनका रिलेशनशिप फिजिकली और मेंटली अब्यूजिव था और लिटरली एक पार्टी के बाद तो कंगना ने अचानक से मुड़ के उन्हें थप्पड़ मार दिया। ये तक बताया कि कंगना बहुत ही हैश फूकती थी और उन्हें इवन कोकेन तक उन्होंने ऑफर किया, जिसे लेने से अध्यान ने मना कर दिया। शेखर सुमन ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि कंगना के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद अध्ययन काफी बदल गया था। अध्ययन अपने घर वालों से काफी दूर रहने लगा और काफी लोगों ने शेखर सुमन को आगे कहा कि वो अपने बेटे को इस रिलेशनशिप से निकाले। शेखर सुमन ने ये बताया कि अध्ययन किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कंगना के साथ रहते हुए अध्ययन ने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की भी हैबिट डेवलप कर ली थी। Being verbally, physically abused, he was going astray. He had started drinking, and probably God alone knows what he was doing with half the things that he has said. He said, "This is what I have said is just 1/4 of the thing, because the rest of the things would be too messy." और अध्ययन ने ये भी रिवील किया कि एक बार कंगना ने अपना फोन का सिम चेंज करने के लिए अध्ययन को फोन दिया और अध्ययन ने जब वो फोन चेक किया तो अध्ययन ने उसमें देखा कि 50 से 70 मैसेज ऋतिक रोशन को भेजे गए थे और कंगना ऋतिक की तरफ काफी अट्रैक्ट होती जा रही थी। इनफैक्ट वो अपने काइट्स के को-स्टार के साथ अध्ययन को चीट कर रही थी। अध्ययन ने ये भी रिवील किया कि कंगना एस्ट्रोलॉजी में काफी थी और एक रात को कंगना ने उन्हें पूजा करने के लिए बुलाया था। जब अध्ययन घर पे गए तो घर के हर कोने पे काले पर्दे लगे हुए थे और उन्हें काफी सारे मंत्र जाप करने के लिए भी कहा गया। ये सारी बातें जब अध्ययन के पेरेंट्स को पता चली तो वो काफी डर गए और उन्होंने अपने पंडित को ये सारी बातें बताई और उस पंडित ने रिवील किया कि कंगना उन पे काला जादू कर रही है। इस इंसिडेंट के बाद अध्ययन सुमन काफी डिप्रेशन में चले गए और इस चीज से उन्हें रिकवर करने में उनके फादर शेखर सुमन ने हेल्प किया। इन सारे एलिगेशंस के बाद कंगना ने फाइनली रेस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि सारे के सारे एलिगेशंस झूठे हैं और उन्होंने कभी भी अध्ययन पे हाथ नहीं उठाया और वो कैसी भी उठा सकती है। वो खुद 49 केजीज की है और अध्ययन 95 केजीज का, तो जाहिर सी बात है कि वो अब्यूज किसी को कर थोड़ी ना सकती है। और जहाँ ब्लैक मैजिक की बात रही तो ये सारी बातें झूठी है और उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड की बातों को ट्विस्ट कर दिया है।
मेरे घर में काले पर्दे हैं, काली दीवारें हैं, उसमें काला जादू होता है. Like that was the time my sister opened the doors and she's like, I want magazines to cover your house. और ये सारी चीजें वो कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं ताकि वो अपने फ्लॉप करियर को रिवाइव कर सके. और काफी सारे जर्नलिस्ट और लोग ये भी कहने लगे कि कंगना 3 नेशनल अवार्ड विनर है और अध्ययन सुमन उनसे जलते हैं. इस इंसिडेंट के बाद अध्ययन को इंटरनेट पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा. लोग उन्हें एक फ्लॉप एक्टर कहने लगे और उनके 6 साल बाद ओपन होने पे लोग सवाल उठाने लगे. लोगों ने उनकी इस रिवील के टाइमिंग पे सवाल उठाया कि उन्होंने तभी क्यों आके मुंह खोला जब ऋतिक और कंगना का कंट्रोवर्सी आग पकड़ चुका था. As people said, thank you for giving me my 2 minutes of fame again. Right. So I'm famous and I feel really excited. This entire thing, that why have you spoken after 7 years? Why didn't you speak earlier? I think a lot of people have precisely proved my point. People out there calling me names or people out there saying it's for publicity. If I had ever spoken, something like this would have happened back then. And also, as I said, I was weak. और एक बार जब आदित्य पंचोली अध्ययन सुमन से मिले तो उन्होंने कहा, वेलकम टू द सर्कस माय फ्रेंड, ऑल द बेस्ट. और लिटरली 2 साल बाद 2018 में अध्ययन सुमन ने ट्वीट किया कि जब उन्होंने अपने मी टू स्टोरी को शेयर किया तो लोग उन्हें एक फ्लॉप एक्टर बोलने लगे और लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया. बट डिस्पाइट ऑल दिस उन्हें हक है अपनी बात रखने का. जहाँ काफी टाइम से अध्ययन सुमन इंडस्ट्री से गायब थे, वो लास्ट दिखे थे आश्रम में. और रिसेंटली संजय लीला भंसाली की अपकमिंग सीरीज हीरा मंडी में वो नजर आने वाले हैं. 2010 में आई कंगना और ऋतिक की फिल्म काइट्स और काफी सारे रूमर्स फैलने लगे कंगना और ऋतिक के क्लोजनेस की. उसी दौरान ऋतिक रोशन और सुजैन खान के डिवोर्स की भी खबरें आने लगी. इसके बाद क्रिश थ्रिकले ऋतिक कंगना को साइन करना चाहते थे और 6 महीने तक वो कंगना के पीछे लगे रहे ताकि कंगना हाँ बोल दे इस फिल्म के लिए. और फाइनली काफी चेस के बाद कंगना ने क्रिश थ्रिकले हाँ बोल दिया. फिर रूमर्स आए कि दोनों का बैंग बैंग के शूट के वक्त ब्रेकअप हो चुका था. पर साथ में न्यूज ये भी था कि आशिकी 3 में कंगना और ऋतिक को कास्ट किया गया था. लेकिन ऋतिक ने कंगना के साथ काम करने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से कंगना को आशिकी 3 से निकाल दिया गया. जिसके बारे में कंगना से जब पूछा गया तो कंगना ने कहा, एक्सेस डू अ लॉट ऑफ सिली थिंग्स टू ग्रैब अटेंशन. और मीडिया में लोग यही बोलने लगे कि क्या ये एक्स ऋतिक रोशन तो नहीं. इसके बाद ऋतिक ने क्रिप्टिक ट्वीट किया, देयर आर मोर चांसेस ऑफ मी हैविंग एन अफेयर विद द पोप देन एनी ऑफ द वुमेन दैट मीडिया हैज बीन नेमिंग. इसके बाद कंगना की बहन रंगोली चंडेल ने भी काफी बातें की इस कंट्रोवर्सी के बारे में. पर इस इशू ने सबसे ज्यादा अटेंशन तब ग्रैब किया जब ऋतिक रोशन ने कंगना को एक लीगल नोटिस भेजा डेफेमेशन का और ये कहा कि कंगना सबके सामने आके उनसे माफी मांगे. मगर कंगना भी कहां हार मानने वाली थी. उन्होंने ऋतिक रोशन से माफी मांगने से साफ मना कर दिया और उन्होंने भी एक काउंटर लीगल नोटिस भेजा ऋतिक रोशन को, ये कहते हुए कि ऋतिक रोशन ने अगर अपना लीगल नोटिस वापस नहीं लिया तो वो उन पे क्रिमिनल केस का चार्ज लगाएंगी. जिसके बाद ऋतिक रोशन की लीगल टीम ने ये कहा कि उनके पास प्रूफ है कि ये रिलेशनशिप कभी हुआ ही नहीं था. और कंगना उन्हें काफी सारे बेसलेस मेल्स भेजते रहती थी जिसे उन्होंने काफी वक्त तक इग्नोर किया. मगर इस कंट्रोवर्सी के बीच कई सारी लीगल चीजें चल रही थी जिसको आम जनता ने फॉलो नहीं किया. लोगों ने फॉलो किया आपकी अदालत का वो एपिसोड जहां कंगना ने इस कंट्रोवर्सी के आग में बहुत सारी घी डाल दी. ऐसी अदाकारा जिनका मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी जगह बनाई. प्लीज वेलकम कंगना रनौत. आपकी अदालत में आके कंगना ने ये क्लेम किया कि ऋतिक और उनका रिलेशनशिप 2014 तक चलता रहा और इसी ड्यूरेशन में उनकी और ऋतिक के बीच काफी सारे मेल्स एक्सचेंज होते थे, जिसके लिए ऋतिक रोशन ने एक अलग ही ईमेल आईडी बना रखा था जहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो पाए, क्योंकि उनका डिवोर्स होने वाला था और उस डिवोर्स में ये अड़चने ना डाले. मैंने उसके पिताजी को फ़ोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए. तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी जो है मदद करूँगा इस चीज़ में. उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहते नहीं वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है. मैंने कहा ठीक है, अभी ये मैटर वहाँ पे क्लोज होगी. और ऋतिक की टीम ने कंगना का ईमेल आईडी हैक करके वो सारी ईमेल्स खुद को ही भेजी ताकि एक एविडेंस जमा हो पाए. और ये सारी एविडेंस वो 2014 से ही रेडी कर रहे थे ताकि वो कंगना के अगेंस्ट यूज कर पाए. अगर मैंने आपको ये मेल अगर भेजे हैं तो आपने सबसे पहले को मेल आते रहे 1000 मेल आते रहे तो आपको 2 साल बाद याद आया कि 1 साल पहले मुझे 1000 मेल आए थे. कंगना ने ये तक क्लेम किया कि ऋतिक रोशन से शादी करने वाले थे, मगर बाद में वो पलट गए. लेकिन क्वीन की सक्सेस के बाद वो उनके पास वापस आए. क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था. क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए जनाब, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो. करण जौहर की पार्टी में ऋतिक रोशन ने उन्हें लिटरली ये तक कह दिया था
कि सक्सेस उनके सर पे चढ़ गया है और ऋतिक रोशन का रिलेशनशिप कई बार ऑन एंड ऑफ होता रहा। और यही सारी बातें कंगना ने ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन को भी जाके बताई थी। ये सारे इंटरव्यू के बाद लोग ऋतिक रोशन पे सवाल उठाने लगे और ऋतिक रोशन की कैरेक्टर पे बहुत ही उंगलियां उठने लगी। मगर इसी ड्यूरेशन में ऋतिक रोशन ने कंगना के अगेंस्ट सारे प्रूफ को जाके अपने लॉयर्स के थ्रू सबमिट कर दिया था और साथ में उन्होंने दिया अर्नब गोस्वामी के साथ ये वाला इंटरव्यू। And her sister puts this picture out saying that Hrithik, for you this is proof that you and Kangana were physically intimate. What happened? When did you take this picture? Well, first of all, when this picture came out, the very next day it got exposed. It got exposed by all the other people who were at that party. You've received threats, you're being blackmailed, you're being told you're being scarred for life. तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इन सारे कंट्रोवर्सीज के बारे में? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? कौन सही है यहाँ पे और कौन गलत? वेल मुझे कमेंट सेक्शन में तुम ये चीज जरूर बताना। एंड वेल ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना और अगर तुम चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए ओके बाय। कंगना तेरा नी वीडियो देखी ना अब like and subscribe, हाँ कर